किसान भाइयों नमस्कार। तो मैं डॉक्टर मिशुल आज आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे सिस्टिक ओवरीज। आपने देखा होगा कि हमारे डेयरी कैटल में अगर हम गाय की बात करें तो एनिमल्स में बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इश्यूज आते हैं बच्चादानी से संबंधित, पर सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है सिस्टिक ओवरीज, ओवरीज पे छालों का बनना। तो ये क्यों छाले बनते हैं ओवरीज पे, सिस्ट्स क्यों बनती हैं और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स एनिमल में फेस करनी होती हैं और इनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो आज हम सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओवेरियन सिस्ट बेसिकली है क्या, तो जब भी ओवरीज पे अंडा बनता है या फॉलिकल बनता है वो नॉर्मली ओव्यूलेट करता है हीट के टाइम पे, तभी एनिमल प्रेग्नेंट होता है। लेकिन हीट के टाइम पे अगर वो फॉलिकल ओव्यूलेट नहीं करता है, अंडा नहीं निकलता है, तो साइज में बड़ा होता जाता है। और जब वो साइज में इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी जो फ्लूइड है अंदर उसकी थिकनेस 20 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गई और वो ओव्यूलेट नहीं करा, बढ़ता गया किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो हार्मोन डिस्टर्बेंस है या कोई और रीज़न है, वो अंडा निकला नहीं और बढ़ता गया, साइज में बढ़ता गया। और आज हमने एग्जामिन किया, 10 दिन बाद फिर से एग्जामिन किया, वो सेम स्ट्रक्चर परसिस्ट कर रहा होता है और 20 mm से ज़्यादा उसकी थिकनेस हो गई होती है। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओवेरियन सिस्ट, की एनिमल में सिस्ट फॉर्मेशन हो चुकी है। अगर हम ओवेरियन सिस्ट की इंसिडेंस की बात करें तो ये हर्ड लेवल पे या फार्म लेवल की बात करें तो 6 से 30% तक इसका इंसिडेंस देखा जाता है। लेकिन एवरेज अगर हम बात करें 10 से 15% फार्म में होता है। 100 एनिमल में 10 से 12 से 15% एनिमल में हमें ओवेरियन सिस्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर 12 से 15% से ज़्यादा इंसिडेंस आपके फार्म पे एनिमल्स में देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन प्रॉब्लमेटिक हम मान सकते हैं। दो टाइप के ओवेरियन सिस्ट पाए जाते हैं जिनकी हम बात करते हैं, एक फॉलिकुलर सिस्ट, दूसरा ल्यूटियल सिस्ट। तो फॉलिकुलर सिस्ट जब भी बनता है उसमें ऑब्वियसली तभी बनेगा जब अंडा ओव्यूलेट नहीं करेगा, लेकिन इसकी जो वॉल की थिकनेस होती है वो 3 mm से कम होती है। और जब भी फॉलिकल सिस्ट की फॉर्मेशन होती है तो ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाती है। जो ये सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो फॉलिकल सिस्ट ओवरी पे बन गया वो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे एनिमल के हीट के साइन शो होने लग जाते हैं, जिसको हम निम्फोमेनिया बोलते हैं। कि एनिमल 20-21 दिन के साइकिल में आपको लगेगा कि हर टाइम हीट में है, 5-5-6-6 दिन हीट में रह रहा है। थोड़ा 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 डिस्चार्ज उससे उसकी यूरिन जहाँ से एनिमल करता है वेजाइना वाली वहाँ से प्रॉपर उसका डिस्चार्ज जो है कंटिन्यूस चला रहता है और एनिमल ऐसा लगता है कि कंटिन्यूस हीट में रह रहा है और थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज फेंक रहा है। तो ये सारे के सारे साइन जो है फॉलिकल सिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा टाइप का सिस्ट जो बनता है वो होता है ल्यूटियल सिस्ट। इसमें जो डायमीटर, वॉल का डायमीटर है, जो उसकी वॉल है सिस्ट की डायमीटर, उसका 3 mm से ज़्यादा थिकनेस का डायमीटर होता है। और ये ल्यूटियल सिस्ट वाला स्ट्रक्चर ये भी तभी बनता है, बेसिकली फॉलिकल सिस्ट ही एक स्टेज में आफ्टर सम टाइम ल्यूटियल सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक इंक्रीज रहता है। एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता है बट प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत टाइम तक इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से एनिमल नेक्स्ट हीट साइकिल नहीं शो करता। जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में डाउन नहीं आता है तब तक अगली साइकिल एनिमल की स्टार्ट नहीं होती है। और ल्यूटियल सिस्ट जब परसिस्ट करता है, बड़ा बन जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूस बॉडी में सप्लाई होता रहता है और एनिमल की हीट अगली आएगी नहीं जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में बढ़ गया है। तो एनिमल इस जब भी ल्यूटियल सिस्ट किसी एनिमल में होता है तो हमें देखने को मिलता है एनिमल बहुत लंबे टाइम तक हीट में नहीं आ रहा है, और जब हम उसकी ओवरी पाल्पेट करते हैं तो एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर हमें मिलता है। तो ये दो टाइप के सिस्ट जो है बेसिकली फील्ड कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ये हम फोटोग्राफ्स देख सकते हैं ल्यूटियल सिस्ट और फॉलिकल सिस्ट की। तो ओवरीज पे आप देख सकते हैं फ्लूइड फील्ड या छाले जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ल्यूटियल सिस्ट। ये सारे ल्यूटियल सिस्ट या फॉलिकल सिस्ट हैं। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्ट्रक्चर्स हैं ओवेरियन सिस्ट के। दो टाइप के जो हमने सिस्ट की बात करी, ऊपर वाली इमेजेस में आप देख सकते हैं ये है फॉलिकल सिस्ट,
जिसकी वॉल थिकनेस बहुत ही कम है, 3 mm से कम, और नीचे जो है ल्यूटेल सिस्ट जिसमें अंदर फ्लूइड भरा है, और जब हम वॉल थिकनेस की बात करते हैं तो 3 mm से ज़्यादा की थिकनेस हमें अल्ट्रासाउंड मशीन में देखने को मिलती है। तो हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं कि वॉल थिकनेस के बेसिस पे अगर वॉल थिकनेस 3 mm से कम है अल्ट्रासाउंड मशीन में जब हम देखेंगे तो वो है फॉलिकल सिस्ट, अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ल्यूटियल सिस्ट के केस में हमें कैविटी या मैं बोलूँ वॉल की थिकनेस 3 mm से ज़्यादा मिलेगी, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा मिलेगी। अब ट्रीटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ओवेरियन सिस्ट की ट्रीटमेंट जो है मैनुअल रप्चर से भी कई लोग करते हैं। मैनुअल रप्चर मतलब डायरेक्टली हमने हाथ डाला और एनिमल की सिस्ट को पालपेट करके उसको थंब से या फिंगर्स की मदद से मैनुअली रप्चर कर दिया। इसमें 40 to 45% रिकवरी एनिमल्स में देखी गई है, बट बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रॉमा अंदर हम इंजरी कर दें और ब्लीडिंग अंदर हो जाए, और जिसकी वजह से यूट्रस में एडिशंस बन जाते हैं, यूट्रस नीचे वाली लेयर के साथ चिपक जाता है और कहीं ना कहीं वो इनफर्टिलिटी एनिमल में कर देता है, एनिमल की नेक्स्ट साइकिल में प्रेग्नेंट होने की क्षमता को कम कर देता है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन की अल्ट्रासाउंड की मदद से हम किसी नीडल की मदद से उसको एस्पायरेट कर रहे हैं, बाहर फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। तो इस अल्ट्रासाउंड गाइडेड जब हम सिर्फ फॉलिकल से फ्लूइड को निकाल रहे हैं किसी सिरिंज की मदद से, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन। और इस केस को जब हम कंपेयर करते हैं मैनुअल रप्चर से, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में ट्रॉमा जो है हमें कम देखने को मिलता है और रिकवरी भी हमारी काफ़ी हद तक एनिमल की बढ़ जाती है, 55 to 60% तक। देन हार्मोनल ट्रीटमेंट, सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आज की डेट में यूज़ करा जाता है और जो बहुत ही ज़्यादा कारगर भी है, वो है हार्मोन्स की ट्रीटमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 या 3 हार्मोन्स जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो HCG प्रॉपर डोज में 3000 to 4500 इंटरनेशनल यूनिट जब हम एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावीनस एनिमल में, तो वो क्या करता है, बेसिकली जो सिस्टिक स्ट्रक्चर है फॉलिकल बड़ा होकर जब सिस्ट बन जाता है उसकी ल्यूटिनाइजेशन कर देता है, बेसिकली उसको पका देता है या उसको हम बोले मैच्योर कर देता है। तो जब भी वो सिस्ट मैच्योर हो जाएगी, ल्यूटिनाइज हो जाएगी, तो जब भी एक्सोजीनसली या एंडोजीनसली प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में सिक्रीट होंगे या बाहर से हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनिमल को देंगे, तो वो सिस्ट को ल्यूटिलाइज कर देगा, बेसिकली उस स्ट्रक्चर को तोड़ देगा और नेक्स्ट फॉलिकल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो HCG के देने के जस्ट 15 से 18 दिन के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट नॉर्मल वाली साइकिल में एनिमल आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसने ल्यूटिनाइजेशन स्ट्रक्चर की कर दी, उसको बिल्कुल राइप कर दिया, पका दिया, मैच्योर कर दिया, ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उस पर एक्ट कर पाए। देन दूसरा मेथड है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की एडमिनिस्ट्रेशन। तो GnRH 100 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं इस केस में। तो ये क्या करेगा, LH पल्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा ब्रेन में हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, और वो क्या करेगी, बेसिकली उस सिस्टिक स्ट्रक्चर की, जैसे HCG के केस में ल्यूटिनाइजेशन हुई थी, सेम GnRH के केस में भी ल्यूटिनाइजेशन होगी, वो स्ट्रक्चर पक जाएगा, वो स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाएगा, ताकि एंडोजीनस या एक्सोजीनसली हम जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन उसको देंगे या एंडोजीनसली जब भी वो सिक्रीट होगा, तो उस केस में ल्यूटिलाइसिस उस स्ट्रक्चर की हो जाएगी, वो सिस्ट वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच्योर होके ल्यूटिलाइज हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जैसे वो टूटा, नेक्स्ट नॉर्मल फर्स्ट ईस्ट्रस जो होगी आफ्टर दिस सिस्टिक स्ट्रक्चर के टूटने के बाद, तो वो नॉर्मल साइक्लिक एनिमल साइकिल जो है शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये GnRH हार्मोन की ट्रीटमेंट के 90 to 23 डेज के बाद आप देखेंगे कि एनिमल जो है अपनी फर्स्ट नॉर्मल ईस्ट्रस साइकिल की तरफ को मूव ऑन हो चुका है, और उस साइकिल में आप बिल्कुल उस एनिमल की AI कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ PG एंड हार्मोन एसोसिएट्स हम देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और अलग हार्मोन्स का एसोसिएट बना के, एक GPG जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल में भी 55 to 60% या 65% तक हमें कंसेप्शन मिल जाता है सिस्टिक ओवरीज के केस में। तो हम क्या करते हैं, डे 0 पे GnRH हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन 100 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर देते हैं। आफ्टर 7 डेज डे 7 पे PGF2 अल्फा उस एनिमल में एडमिनिस्टर करते हैं 500 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर। देन आफ्टर 2 डेज डे 9 पे हम फिर से GnRH एडमिनिस्टर करते हैं 100 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर। देन हम AI उस एनिमल में टाइम डे AI करते हैं 16 to 24 आवर्स लेटर।
अगर एनिमल फिर हीट में लग रहा है तो आफ्टर 12 आवर हम उस एनिमल में एआई फिर से रिपीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हमें सिस्टिक ओवेरियन कंडीशन के केस में देखने को मिलते हैं। अब ये सिस्टिक ओवेरियन कंडीशन बेसिकली होती क्यों है? हाई ईल्डर एनिमल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब भी एनिमल 30 लीटर 35 लीटर या 40 लीटर वाला कोई एनिमल होगा, उन उन एनिमल्स में या प्लूरीपेरस एनिमल्स में, थर्ड फोर्थ लैक्टेशन वाले एनिमल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी, या उन एनिमल्स में देखने को मिलेगी या स्ट्रेस में या हीट स्ट्रेस में या कोई और स्ट्रेस की वजह से जब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है एनिमल में, बेसिकली एलएच पल्स फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं हो पाती है। तो ये एक दो रीजंस हैं जिनमें केसेस देखने को मिलते हैं। बट 10 to 15% एक हर्ड पे दिस इज नॉर्मल बिल्कुल। बट अगर 12 से 14% से ऊपर ये केसेस जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये फार्म की इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। और इनको रोकने के लिए एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स बिल्कुल हम ले सकते हैं। डाइटरी बिल्कुल एनिमल की डाइट में प्रोटीन कंटेंट, उसका अमोनिया कंटेंट बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, उसको हमने एक्सीड नहीं करना है। और बिल्कुल जब भी काविंग एनिमल की होती है उसके बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के थ्रू एनिमल को नेक्स्ट 60 डेज की रेस्ट देके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के थ्रू उसकी यही करनी है। अगर ज़्यादा लेट करेंगे देन हमें कहीं ना कहीं ये सिस्टिक ओवेरियन डिजनरेशन के केसेस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।